सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीपक सर हिस्ट्री पर। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इस तरह का हमारे चैनल पर ये पहला सेशन होगा। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आजकल ये मसला जो है वो बड़ा चर्चित है। क्या राणा सांगा जो है वो बाबर को भारत लाए? सपा के एक राज्यसभा सांसद के एक बयान के बाद जो है ये मसला भारी चर्चा में है। तो उस मसले पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। न केवल इस मसले पर कि ये बयान जो है क्या ये सही है या ये बयान सही नहीं है, दूसरा कि क्या राणा सांगा जो है उन्होंने वास्तव में बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप ये सेशन जो है वो निष्पक्ष रूप से देखें। मैं केवल वो पढ़ा रहा हूं जो वास्तविक इतिहास में जो रिसर्च बेस्ड हिस्ट्री है वहां पर लिखा हुआ है। मैं मेरी तरफ से कुछ भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करूंगा। पूरा तार्किकता के आधार पर यह सेशन होगा और उम्मीद है कि अगर आप सेशन को निष्पक्ष होकर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, इतिहास पढ़ने का एक बेहतरीन नजरिया आप लोग समझ पाएंगे। तो अब हम आगे सेशन पर चर्चा करते हैं। तो ये बयान किसका है? तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद है रामजी लाल सुमन। उन्होंने एक बयान दिया है और वो बयान जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने कहा है कि मुसलमान बाबर की औलाद है तो हिंदू जो है वो गद्दार राणा सांगा की औलाद है। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना हम करते हैं, राणा सांगा की नहीं करते हैं। तो बीजेपी वालों का ये तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। तो ये पूरा वाहियात सा एक बयान है जो रामजी लाल सुमन के द्वारा दिया गया है। चूंकि भारत में राजनेता जो है वो विशुद्ध, उनमें इतिहास जैसी दूर दूर तक कोई चीज, समझ जैसी कोई चीज नहीं है। फिर अब ये बयान चर्चित क्यों है? ये आप कुछ न्यूज की हेडलाइन जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। आज तक पे राणा सांगा का विवादित बयान का अखिलेश ने किया समर्थन। तो इस तरह की चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स पर लगातार आपको दिखाई दे रही होंगी। राणा सांगा मामले पर अखिलेश की मुसीबत और ये राणा सांगा पर विवादित बयान, तो ये आजकल ट्रेंडिंग में है। मेरा ये सेशन करने का उद्देश्य केवल और केवल निष्पक्ष विश्लेषण है। बहुत अच्छे से मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी और मेवाड़ महाराणा सांगा भी। तो इन दोनों चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब इसके विरोध में, इस बयान के विरोध में बहुत सारे बयान हैं। उनमें से एक बयान जो है वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम चूंकि तथ्यों पर बात करते हैं, ये बयान से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करना शुरू करते हैं। तो ये उस समय का मैप है लगभग जब भारत में जो इब्राहिम लोदी शासक हुआ करता था, मतलब दिल्ली सल्तनत का शासन था। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत का एरिया है। और इस एरिया में आप अगर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ये मैप जो है वो ब्लर हो रहा है, ये दिल्ली है, ये पानीपत है, ये यहां पर आगरा है और ये राणा सांगा का एरिया जो मेवाड़ जिसे हम कहते हैं, और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य में है। हालांकि ये पूरा विवाद जहां से पैदा होता है वो है बाबर की आत्मकथा जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी, तुजुक-ए बाबरी या वाकियात-ए बाबरी। वहां से ये पूरा विवाद शुरू होता है। हम विस्तृत चर्चा उस पर करने वाले हैं। उस तुजुक-ए बाबरी या वाकियात-ए बाबरी में बाबर जो है वो दो काफिर राज्यों का उल्लेख करता है, एक तो मेवाड़ जिसके महाराणा सांगा और एक विजयनगर जिसके शासक कृष्णदेव राय थे। हालांकि ये बाबर का सौभाग्य रहा कि कृष्णदेव राय कभी उत्तर भारत नहीं आए, उस समय तक वृद्ध हो चुके थे, और बाबर दक्षिण भारत नहीं गया, तो दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। उस समय के सबसे ताकतवर राजा जो थे वो कृष्णदेव राय उस समय के ताकतवर राजा थे। और बाबर खुद अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे ताकतवर राजा जो है वो किसको बताता है? कृष्णदेव राय को बताता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा मैपिंग है और ये काबुल है जहां से बाबर भारत आया था। चूंकि 1504 में बाबर ने काबुल जीत लिया था, उसके बाद 1507 में उसने कंधार जीत लिया था, उसके बाद 1507 में उसने उपाधि धारण की थी बादशाह या पादशाह। उसके बाद बाबर के भारत पर आक्रमण शुरू
शुरू होते हैं 1519 में। पहला अटैक जो है वो बाजोर और भेरा पर पहला अटैक किया गया था। मैं सारी चीजों पर, जो भी आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीजों पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दौलत खान लोधी कौन था, आलम खान लोधी कौन था, दिलावर खान लोधी कौन था, सारी चीजों पर हम चर्चा इस सेशन में करने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ देखिएगा, अच्छे से डीप ये सेशन होने वाला है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर आपको कोई दूसरा सेशन देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन चरित्र पर कि 1526 से 30 तक भारत में राजा कौन रहे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहे। इससे पहले कि मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं कि भारत में इस्लाम का आगमन सबसे पहले दक्षिण भारत में मालाबार पर होता है, और इस्लाम भारत में 3 स्वरूपों में आया था। सबसे पहले व्यापारी आए थे, उसके बाद आक्रमणकारी आए थे, और आक्रमणकारियों के साथ सूफी संत आए थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सबसे पहले भारत में इस्लाम का आगमन होता है, फिर उसके बाद उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप होता है, और इस्लाम जो है वो 3 नस्लें जो इस्लाम की भारत आई थी। सबसे पहले भारत अरबी मुसलमान आए थे, उसके बाद तुर्की मुसलमान आए थे, उसके बाद फारसी मुसलमान आए थे। ठीक है, तो भारत में जो आगमन का क्रम था वो ये था, अरब, तुर्की और फिर उसके बाद फारसी। मोहम्मद बिन कासिम से व्यवस्थित तौर पर यह आक्रमण शुरू होते हैं। हालांकि कासिम से पहले भी यह आक्रमण होना शुरू हो गए थे, तो मोहम्मद बिन कासिम से ही आक्रमण शुरू होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा आप। ठीक है, तो जो आक्रमण होते हैं, तो हम मोटे मोटा तौर पर अगर देखें तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, फिर सुबुक्तगीन का आक्रमण, फिर महमूद गजनवी के आक्रमण, फिर मोहम्मद गोरी के आक्रमण, और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत जो है वो स्थापित हो जाती है। और दिल्ली सल्तनत में जिन राजवंशों ने शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है, मतलब गुलाम या मामलूक वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश। तो लोधी वंश या दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान हुआ करते थे इब्राहिम लोधी, और इन इब्राहिम लोधी को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित कर मार डाला। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। तो बाबर जो है वो 14 फरवरी 1483 को फरगना, जो वर्तमान की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान में, वहां पर बाबर का जन्म होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबर नस्ल से उज्बेक था, बाबर नस्ल से चगताई तुर्क था। ठीक है, तो वो तुर्की नस्ल से था। कहां पर उसका जन्म हुआ था? फरगना में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता हुआ करते थे उमर शेख मिर्जा, और माता हुआ करती थी कुतलुग निगार खानम। ये बाबर की माता हुआ करती थी। अब बाबर जो है वो अपने पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, और अपनी माता कुतलुग निगार खानम की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। मतलब उसमें तैमूर और चंगेज खान दोनों का रक्त जो है वो बाबर में था। जब बाबर 11 वर्ष का लगभग था तो 1494 में उसके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, वो एक खेल खेल रहे थे, इशकबाजी, कबूतर उड़ाने का खेल था ये। तो वो उस दौरान घायल हो गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बाबर की नानी हुआ करती थी एहसान दौलत बेगम। उन एहसान दौलत बेगम के प्रयासों से बाबर जो है वो 11 वर्ष की आयु में, मतलब 1494 में फरगना का राजा बन जाता है। और बाबर का यह सपना था, चूंकि बाबर अपने पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, तो बाबर का यह सपना था कि मैं तैमूर के सिंहासन पर बैठूं। और तैमूर का सिंहासन कहां था? समरकंद में था। हालांकि बाबर का यह सपना पूरा भी हुआ, लेकिन तैमूर जो समरकंद था वो फिर उसके हाथों से अंततः निकल गया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, तो क्या हुआ कि उज्बेक सरदार हुआ करते थे सैबानी खान। उज्बेक सरदार सैबानी खान ने 2 युद्ध, एक तो सरेपुल का युद्ध 1501 ईस्वी और दूसरा अर्चियान का युद्ध 1503 ईस्वी, इन दोनों युद्धों में बाबर को पराजित कर दिया था। उज्बेक सरदार सैबानी खान ने बाबर को पराजित कर दिया। आप थोड़ा सा देखेंगे तो यह उज्बेकिस्तान का एरिया है, और
यहां के बारे में हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 1504 में जब यहां पर बाबर पराजित हो गया, शैबानी खान ने बाबर को इन दोनों युद्धों में पराजित कर दिया, तो उस आक्रमण मतलब उस अभियानों के बाद बाबर जो है वो काबुल की दिशा में आया। 1504 ईस्वी में उसने काबुल जीता, 1507 में सॉरी उसने कांधार जीता, और 1507 में चूंकि बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, तो उनकी पैतृक उपाधि क्या थी, मिर्जा उपाधि थी। तो ये मिर्जा उपाधि त्याग कर और बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, बादशाह उपाधि धारण की। देखो दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे उन्हें हम पढ़ते हैं सुल्तान, और जो बाबर जो था उसने उपाधि धारण की बादशाह। एक फर्क होता है सुल्तान और बादशाह में। सुल्तान जो है वो खलीफा का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता था, जबकि बादशाह शब्द का ही अर्थ था सर्वशक्तिमान सम्राट। देखो इस्लाम में शरीयत के अनुसार प्रतिष्ठा के 4 पद माने गए हैं। सर्वोच्च शक्ति अल्लाह को माना गया है, फिर अल्लाह के प्रतिनिधि पैगंबर मतलब हजरत मोहम्मद साहब, फिर हजरत मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि खलीफा माने गए, और खलीफा का प्रतिनिधि सुल्तान माना जाता था। खलीफा से सुल्तान को खिल्लत प्राप्त होती थी, जिसमें 3 चीजें होती थी, शाही तलवार, शाही कपड़े और एक अनुमति पत्र। खलीफा का जो क्षेत्र था वो जजीरात अल अरब कहलाता था, कि उस मतलब ये जो तीनों चीजें होती थी इन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता था खिलाफत। तो पहला सुल्तान जिसे भारत में, पहला राजा जिसने सुल्तान उपाधि धारण की वो महमूद गजनवी था, और भारत में पहला राजा जिसे खिल्लत प्राप्त हुई वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ऐबक को खिल्लत प्राप्त नहीं हुई थी, इसीलिए भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाबर ने 1507 में कौन सी उपाधि धारण की, बादशाह उपाधि धारण की, और बादशाह शब्द का अर्थ क्या होता है, सर्वशक्तिमान सम्राट, ये बादशाह शब्द का अर्थ होता है। अब बाबर के भारत पर अभियान एक बार देख लेते हैं। बाबर ने भारत पर कितने अभियान किए थे, 5 अभियान किए थे, और पहला अभियान जो था वो था बाजौर और भेरा पर आक्रमण। ये दोनों किले जो हैं वो वर्तमान पाकिस्तान में हैं, तो वहां पर आक्रमण किया था बाबर ने। ये भेरा का किला जो था वो भारत का प्रवेश द्वार कहलाता था, और बाबर ने क्या किया था कि ये भारत पर बाबर का पहला आक्रमण था। बाबर ने भेरा के किले और बाजौर के किले की दीवारों को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि उसने पहली बार यहां किसका प्रयोग किया था, बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था, और बाबर यहां पर सफल रहा था। यूसुफ जई कबीले का यहां पर शासन था, और बाबर जो है वो ये क्षेत्र जीतने में सफल रहा था। यहां बाबर ने भारत में सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था, बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया। और इसके बाद बाबर के 3 आक्रमण और हुए, जो क्रम से पेशावर पर आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद सियालकोट पर आक्रमण हुआ, और उसके बाद लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण हुआ, और उसके बाद बाबर का जो 5वां आक्रमण था, बाबर का जो 5वां आक्रमण था वो था पानीपत का युद्ध। तो अब हम आगे देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, यह युद्ध जो था वो बाबर का 5वां आक्रमण था, और यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध का निर्णायक परिणाम यह था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मार डाला। हालांकि इब्राहिम लोदी के साथ एक गौरव हमेशा के लिए जुड़ गया, वो अमर हो गया इतिहास में, कि वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में लड़ता हुआ मारा गया था। यहां मैं कुछ तथ्य जो है वो आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि इब्राहिम लोदी का मित्र जो विक्रमजीत ग्वालियर का राजा था, वो भी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पक्ष में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। ये सारे तथ्यों पर हम विस्तार से अभी डिस्कस शुरू करने वाले हैं। अभी तो केवल मैं ये हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ये पूरा मसला जो है ना, इसका पूरा निचोड़ जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझा देंगे, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो पिन मैसेज में लिंक दिया हुआ है वहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, अब ये जो आक्रमण था, इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। मोटा मोटा सा मैं आपको समझा दूं, भारतीय सेना झुंड में खड़ी होती थी, और बीच में कौन खड़ा होता था, राजा खड़ा होता था। बाबर जो है वो अपनी सेना को टुकड़ियों में विभाजित करता था।
ठीक ठीक है। और यहां पर पीछे से नेतृत्व कौन करता था? बाबर करता था। तो एक तो मोटा अंतर यह था कि बाबर को निशाना बनाया जाना इतना आसान नहीं था, जबकि भारतीय राजा को निशाना बनाना आसान था। पहली टुकड़ी युद्ध करती थी इस तरह से, और उसके बाद जब यह सेना अव्यवस्थित हो जाती थी तो बाबर दोनों तरफ से आक्रमण करता था, और उसके बाद भी यदि ताकत बचती थी तो बाबर सीधा और भयंकर आक्रमण करता था और यह सेना बिखेर दी जाती थी। यह युद्ध पद्धति कहलाती थी तुलुगमा। और बाबर ने इसका भारत में सबसे पहले प्रयोग कहां किया था? पानीपत में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। और बाबर इस युद्ध में विजयी रहा, मतलब पानीपत का युद्ध बाबर जीता। जब पानीपत बाबर जीता तो बाबर को यहां पर खूब सारा धन मिला, और बाबर ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि अब मुझे काबुल की गरीबी से मुक्ति मिल गई है। काबुल में उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, और उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को दिल्ली सल्तनत का जो संचित धन था वहां से एक सारू की सिक्का बाबर को दिया। सारू की सिक्का काबुल के प्रत्येक निवासी को भेंट किया, और इसलिए बाबर इतिहास में क्या कहलाया? कलंदर, मतलब दानी के नाम से इतिहास में वो विख्यात हुआ। अब आगे हम चर्चा करते हैं एक बार किस पर? मेवाड़ महाराणा सांगा पर। तो बाबर ने पानीपत जीतते ही ये घोषणा कर दी थी कि अब काबुल की गरीबी मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं भारत से वापस जाने वाला नहीं हूं। उस स्थिति में यह भारत की स्थिति थी कि मेवाड़ महाराणा सांगा जो थे वो ताकतवर थे, महान वीर थे। अब बाबर और महाराणा सांगा दोनों एक साथ भारत में कैसे रहे? तो अपने आप परिस्थितियां इस ओर गई कि कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध, जो रूपबास तहसील भरतपुर में लड़ा गया। अब हम महाराणा सांगा पर बात कर लेते हैं। जन्म उनका 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। पिता रायमल थे। रायमल के पुत्र 3 हुआ करते थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और अंततः विधान ने यह लिख रखा था कि जो राजा है वो तो कौन बनेंगे? मेवाड़ महाराणा सांगा बनेंगे। परिस्थितियां अपने आप उस ओर गई। खैर, वो पूरी तरह से राजस्थान हिस्ट्री पर चले जाएंगे हम, और हमारा इस सेशन का उद्देश्य जो है वो इस मसले को डिस्कस करना है। खैर, उपनाम जो महाराणा सांगा के मिलते हैं वो मिलता है हिंदूपत, चूंकि हिंदू राजाओं का नेतृत्व महाराणा सांगा ने किया, और उन्हें सैनिक भग्नावेश कहा जाता है कि सांगा जो थे वो अपना युद्ध में एक हाथ गवा चुके थे, एक पैर गवा चुके थे, और महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घावों के निशान थे, इसीलिए उन्हें सैनिक भग्नावेश कहा जाता है। ठीक है, तो यह महाराणा सांगा का चित्र है। आप एक बार सभी प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच क्या संबंध रहे? ये दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है, ये काबुल है जहां से बाबर भारत आया था, और ये राणा सांगा का एरिया है। ठीक है, तो मेवाड़ महाराणा सांगा और दिल्ली के सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी जो है, मेवाड़ महाराणा सांगा ने 2 युद्धों में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और 2 युद्ध जो थे वो, एक तो युद्ध था खतौली का युद्ध और एक युद्ध था बाड़ी का युद्ध। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया था। खतौली वर्तमान में राजस्थान में कोटा में पड़ता है, और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को यहां पर पराजित कर दिया था। हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था, और पैर में तीर लगने से राणा सांगा घायल हो गए थे। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने सेना भेजकर दोबारा प्रयास किया, और 2 सेनापति भेजे, एक तो मियां हुसैन और एक मियां मक्खन, और इन दोनों को मेवाड़ महाराणा सांगा ने पराजित कर दिया था। कुल मिलाकर राणा सांगा जो है वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुके थे। ठीक है, अब स्थिति यह थी कि इब्राहिम लोदी पराजित हो चुके थे, और उसके बाद पानीपत जीत के बाबर भारत पर अधिकार कर चुका था। इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था, दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र पर अधिकार कर चुका था। उसके बाद मेवाड़ महाराणा सांगा और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दोनों ही शक्तिशाली थे। दोनों एक देश में रहे तो कैसे रहे? तो स्वाभाविक रूप से स्थितियां इस ओर गई कि दोनों के बीच खानवा का युद्ध हुआ। तो अब हम बात करते हैं राणा सांगा और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच। अब हम एग्जैक्ट मसले पर पहुंचे हैं कि हमें जिस मसले पर डिस्कस करनी है उस पर अब हम यहां से पहुंचे हैं। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी या वाकियात ए बाबरी।
तुर्की भाषा में वो पुस्तक लिखी गई थी। क्योंकि बाबर की आत्मकथा है तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो बाबर के पक्ष में नहीं थी, बाबर उनका उल्लेख नहीं करता। स्वाभाविक रूप से यदि मैं मेरे बारे में इतिहास लिखूं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत तौर पर मुझसे प्रभावित होगा, मेरी विचारधारा से प्रभावित होगा और मैं अपनी कमियों को गौण करने की कोशिश करूंगा। वही बाबर ने किया था। इस आत्मकथा में बाबर ने मेवाड़ महाराणा सांगा पर यह आरोप लगाया है कि मेवाड़ महाराणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा हुआ करते थे आलम खां लोदी। दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण भेजा था। दौलत खां लोदी जो थे उन्होंने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजा था और आलम खां लोदी जो है उन्होंने भी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से संपर्क किया था कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए। अब बाबर ये आरोप किस पर भी लगाते हैं, मेवाड़ महाराणा सांगा पर भी बाबर यह आरोप लगाता है कि सांगा ने मदद का आश्वासन दिया था कि जब पानीपत पर आक्रमण किया जाए, दिल्ली पर आक्रमण किया जाए तो मेवाड़ महाराणा सांगा ने मुझे मदद करने का आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बावजूद इसके सांगा ने कोई मदद नहीं की। ऐसा कौन कहता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहता है। अब आगे और हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अबुल फजल ने कहा था कि राणा सांगा जो है वो सदैव काबुल प्रार्थना पत्र भेजा करता था। तो कहीं से भी यह दृष्टिकोण सही नहीं लगता कि मेवाड़ महाराणा सांगा जो है वो काबुल बाबर के पास प्रार्थना पत्र भेजते रहे होंगे, वो भी इब्राहिम लोदी को पराजित करने के रिगार्डिंग, क्योंकि इब्राहिम लोदी को 2 बार महाराणा सांगा खुद ही पराजित कर चुके थे। तो ये कहीं से भी कथन जो है वो पूरी तरह प्रामाणिक नहीं लगता। रसब्रुक, विलियम्स, लैंडपूल और एर्स्किन उन्होंने इस कथन की पुष्टि की है कि बाबर को मेवाड़ महाराणा सांगा ने आमंत्रित किया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ग्रंथ लिखा मेवाड़ और मुगल सम्राट, और उसमें सांगा द्वारा बाबर को भेजे गए इस आमंत्रण पर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। और राजस्थान के इतिहास में बहुत मजबूत रिसर्च किसका रहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का रहा है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप ध्यान रखें। अब हम यहां से बात करना शुरू करते हैं। देखिए, अब कुछ तथ्यों पर हम बात करना शुरू करते हैं। पहली बात तो कुछ मसले जिन पर डिस्कस करना ये पूरे कंसेप्ट से पहले बहुत जरूरी है। पहली बात तो हम लगातार एक बात की बाबर विदेशी था। बाबर जो है वो विदेशी था। बाबर जो है वो विदेशी था और मेवाड़ महाराणा सांगा ने इस आधार पर बाबर का प्रतिरोध किया कि बाबर विदेशी था। तो इन सारे तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि हम ये तो मान लेते हैं कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है वो विदेशी था, वो मूल रूप से चगताई तुर्क था, उसके बाद काबुल से वो भारत आया था। दूसरी बात यह है कि फिर अगर हम यही बात करते हैं कि सांगा ने धार्मिक आधारों पर, केवल और केवल धार्मिक आधारों पर बाबर का प्रतिरोध किया, तो दूसरी बात हम ये करते हैं कि इब्राहिम लोदी कौन था? फिर इब्राहिम लोदी जो है वो मूलतः नस्ल से क्या था? अफगान था। तो मूलतः भारतीय तो इब्राहिम लोदी भी नहीं था। तो केवल और केवल इस आधारों पर तो बाबर का प्रतिरोध महाराणा सांगा ने नहीं किया। और दूसरी बात, चलो इनको तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इतिहास के और ज्यादा गहराई में जाते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय संवत क्या है? हमारा राष्ट्रीय संवत क्या है? शक संवत। और ये शक संवत किसने चलाया था? ये शक संवत वहां से प्रारंभ होता है जहां से कनिष्क जो कुषाण शासक है वो राजा बनता है। 78 ईस्वी में कनिष्क का सिंहासन रोहण होता है, वहां से हमारा राष्ट्रीय संवत शुरू होता है, शक संवत। ठीक है, अब कनिष्क जो है वो कुषाण था और कुषाण मूलतः कौन सी जाति थे? यूची ट्राइब्स थे, यूची जाति थे। ठीक है, तो कुषाण मूल रूप से भारतीय नहीं थे। तो इस आधार पर तो हम ये नहीं कह सकते कि बाबर का सांगा ने इस आधार पर प्रतिरोध किया कि बाबर जो है वो विदेशी था, क्योंकि नस्ल से तो फिर इब्राहिम लोदी जो है वो भी भारतीय नहीं थे। और इतिहास की गहराइयों में जाएंगे तो बहुत सारे शासक मिलेंगे जो नस्ल से भारतीय नहीं थे। तो दूसरी बात, किन आधारों पर महाराणा सांगा ने बाबर का प्रतिरोध किया? तो स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं कि महाराणा सांगा ने धार्मिक आधारों पर बाबर का प्रतिरोध नहीं किया था। महाराणा सांगा ने उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके आधार पर, उनके मतलब जो परिस्थितियां जो थी वो इस तरह की थी कि उन्होंने बाबर का प्रतिरोध किया। ठीक है,
और जो धर्म जैसी कोई चीज उस समय तो संभवतः नहीं थी। हालांकि आज इस पूरे कंसेप्ट का विश्लेषण जो है, मैंने बहुत सारे सेशन देखने की कोशिश की छोटे छोटे, तो मुझे सटीक कहीं भी लगा नहीं कि एग्जैक्ट विश्लेषण हो रहा है, तर्कों के आधार पर विश्लेषण हो रहा है या जो रिसर्च है उसके आधार पर विश्लेषण हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं आगे की बातों पर। सतीश चंद्रा जो है वो कहते हैं कि बाबर जो है उन्होंने, वो जो महाराणा सांगा जो है, उन्होंने इब्राहिम लोदी को के खिलाफ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को आमंत्रित किया था। हालांकि देखो, मैं खंडन किसी चीज का नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है कि मेवाड़ महाराणा सांगा ने यह सोचा हो कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण करेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। बाबर ने पानीपत जीतते ही घोषणा कर दी कि काबुल की गरीबी जो है अब मेरे लिए नहीं है, मतलब मुझे गरीबी से मुक्ति मिल गई है। तो मेवाड़ महाराणा सांगा ने यह सोचा होगा कि बाबर आक्रमण करेगा और उसके बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर होगी और उसके बाद बाबर वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने यह निश्चय कर लिया कि यहीं स्थायी निवास करना है, तो युद्ध तो अवश्यम भावी था। दूसरी चीज, अब सतीश चंद्रा उसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी यदि आप देखेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी स्पष्ट रूप से वो लिखते हैं कि शायद सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। शायद सांगा ने बाबर से पत्र व्यवहार किया था और भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किया था। हालांकि उस आधार पर जिस सांसद ने यह बयान दिया है कि मेवाड़ महाराणा सांगा गद्दार थे, तो बाबर से पत्र व्यवहार करना भी कहीं से यह प्रमाणित नहीं करता कि वो गद्दारी है। वो कहीं से भी ये प्रमाणित नहीं करता। ये उस समय की रणनीतिक परिस्थितियां थी। ठीक है, अब बाबर के पास तो दौलत खां लोधी ने भी संपर्क किया था और आलम खां लोधी ने भी संपर्क किया था। दौलत खां लोधी ने तो अपने बेटे दिलावर खां को भेजा था, मैंने अभी बताया। तो कहीं भी आप आज ये चर्चा नहीं सुन रहे होंगे कि दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने भी गद्दारी की थी। फिर मेवाड़ महाराणा सांगा पर ही केवल और केवल यह आरोप क्यों? दूसरी चीज यह है कि बाबरनामा, जिसमें बाबर बहुत सारे तथ्य गौण कर देता है, केवल उसी को आधार क्यों माना जाए? हालांकि अगर हम राणा सांगा के जो दरबारी इतिहास लेखन की बात करें या हम चारण भाट साहित्य जो है, इसे हम एग्जैक्ट इतिहास कह नहीं सकते, तो अगर इसकी बात करें तो निश्चित रूप से यह तो यह कहता है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का प्रतिरोध जो है वो राणा सांगा ने केवल इसलिए किया था कि राणा सांगा धार्मिक आधार पर किसी भी विदेशी या विधर्मी का शासन भारत में नहीं चाहते थे। हालांकि इन कुतर्कों का कोई मतलब नहीं है। उस समय राणा सांगा के दिमाग में कहीं भी इस तरह के सांप्रदायिक विचार नहीं रहे होंगे। राणा सांगा के दिमाग में कहीं भी उस तरह के सांप्रदायिक विचार उस समय नहीं रहे होंगे। अब दूसरी चीज कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया या नहीं किया। हालांकि इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मेवाड़ महाराणा सांगा को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मदद की कोई आवश्यकता थी। और राणा सांगा जो है वो खतौली और बाड़ी के दो युद्धों में इब्राहिम को खुद ही पराजित कर चुके थे। तो इस आधार पर तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से राणा सांगा ने जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को आमंत्रित किया हो। हालांकि हम तथ्यों का खंडन नहीं कर सकते, जैसी की जैसी चीजें हैं, जिन जिन इतिहासकारों के जो मत हैं वो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिए हैं। ठीक है, नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि ना तो कहीं से इस चीज का ऑथेंटिक सोर्स मिल सकता और सोर्स को ऑथेंटिक माना जा सकता कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, और ना ही इसे ऑथेंटिकेट किया जा सकता कि जो सांगा ने आमंत्रित नहीं किया था। खैर, हम आगे बात करते हैं। तो एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। अब होता क्या है कि इस युद्ध में बयाना कि किलेदार जो हुआ करते थे मेहदी हसन ख्वाजा, ये बाबर के बहनोई भी थे। तो मेवाड़ महाराणा सांगा ने बयाना पर आक्रमण किया था और मेवाड़ महाराणा सांगा ने बयाना में मुगलों को बहुत भयंकर पराजय दी थी। अब मुगल सैनिक यहां से भागे और यहां से भाग के वो किसके पास पहुंचे? बाबर के पास पहुंचे। तो उन्होंने सेना में दहशत पैदा कर दी। दूसरी चीज, इसी समय काबुल से एक भविष्यवक्ता आए थे मोहम्मद शरीफ,
और मोहम्मद शरीफ ने यह भविष्यवाणी कर दी कि यदि राजपूतों से, सांगा से मतलब बाबर का संघर्ष हुआ तो बाबर का विनाश तय है। तो सेना और ज्यादा भयभीत हो गई और उस स्थिति में सेना ने युद्ध करने से इनकार कर दिया कि हम तो राजपूतों के खिलाफ संघर्ष नहीं करने वाले हैं। अब जब सेना ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तो बाबर में कुछ अद्भुत गुण थे। वो बेहतरीन वक्ता था, वो बड़ा गजब बोलता था। वो अपनी सेना के समक्ष उपस्थित हुआ और 4 घोषणाएं की। ठीक है, वो 4 घोषणाएं कौन कौन सी थी? खैर, तो एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। अब आप एक चीज देखें कि 16 फरवरी और 17 मार्च इन दोनों में 1 महीने का अंतर आ जाता है। तो राणा सांगा ने बाबर को व्यवस्थित होने का समय दे दिया। एक कारण खानवा में राणा सांगा की पराजय का यह भी रहा। ठीक है, खानवा का युद्ध कहां लड़ा गया? तो रूपबास तहसील भरतपुर में यह युद्ध लड़ा गया। जब सेना ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया तो बाबर ने सेना के सामने कई सारी घोषणाएं की और वो 4 घोषणाएं प्रमुख रूप से क्या थी? बाबर ने सबसे पहले कहा कि मुसलमान व्यापारियों से तमगा कर यदि हम युद्ध विजयी रहे तो समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब जो टोल टैक्स रहता है वो समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया कि तू व्यापारियों से टैक्स ले या ना ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बाबर ने घोषणा की कि यदि हम विजयी रहे तो काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का दिया जाएगा और हर सैनिक को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। सैनिकों ने तब भी कहा कि चांदी का सिक्का तो तब काम आएगा जब राजपूत जीवित छोड़ेंगे, तो युद्ध तो हम नहीं करने वाले हैं। बाबर ने क्या किया कि बाबर भयंकर शराब पीता था। सारे शराब के पात्र युद्ध मैदान में मंगवाए गए और उन्हें हाथियों के पैरों से कुचलवा दिया गया और बाबर ने कहा कि आज के बाद मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। सैनिकों ने कहा कि हमारी तरफ से तू रोज पी, तू नीट पी, सोडा मिला के पी, पानी मिला के पी, लेकिन राजपूतों से युद्ध तो हम नहीं करेंगे। जब बाबर के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने जिहाद का नारा दिया कि यह धर्म युद्ध है। यदि हम विजयी रहे तो खुदा की इबादत करने के लिए हमारे पास अपनी जगह होगी और यदि हम युद्ध में मारे गए तो जन्नत मुकम्मल होगी। और जैसे ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया कि यह धर्म युद्ध है, सेना युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। परिणाम स्वरूप बाबर और महाराणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या हुआ कि बाबर ने वही तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और यह युद्ध एकमात्र अवसर था पूरे भारत के इतिहास में जब राजपूत एकजुट हुए थे। उसके अलावा भारत के इतिहास में कभी राजपूत किसी युद्ध में एकजुट नहीं हुए। ठीक है, तो सांगा जब यह युद्ध चल रहा था, मैं केवल मोटा मोटा घटनाक्रम आपको बता रहा हूं एनालिसिस के लिए, राजस्थान का हिस्ट्री में नहीं पढ़ा रहा हूं इस सेशन में। ठीक है, तो सांगा के सिर में तीर लग गया और सांगा घायल हो गए। जब सांगा घायल हो गए तो हलवद मतलब काठियावाड़ के जो झाला अज्जा थे उन्होंने सांगा के राज चिन्ह धारण किए। जब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो महाराणा प्रताप के जो राज चिन्ह है वो झाला बीदा या झालामान ने धारण किए थे। इसीलिए कहा जाता है कि मेवाड़ का इतिहास जितना मेवाड़ के राणाओं का ऋणी है उतना काठियावाड़ के झालाओं का भी ऋणी है। तो जो राज चिन्ह किसने धारण किए थे? झाला अज्जा ने धारण किए थे। और जब सांगा घायल हो गए तो उन्हें युद्ध मैदान से बाहर निकाला गया। युद्ध मैदान से जब राणा सांगा बाहर निकल गए तो स्वाभाविक सी बात है, सेनापति जब युद्ध मैदान में नहीं रहा तो राजपूतों का मनोबल टूट गया और युद्ध का अंतिम परिणाम यह रहा कि बाबर युद्ध में विजयी रहा। और उसके बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी उपाधि धारण की, मतलब काफिरों का वध करने वाला। ये किसने उपाधि धारण की? बाबर ने गाजी उपाधि धारण की। फिर उसके बाद सांगा वापिस इरीच के मैदान में आकर खड़े हो गए कि जब तक मैं पगड़ी सर पर नहीं बांधूंगा, जब तक मैं बाबर को भारत से बाहर नहीं निकाल देता, तब तक मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, तब तक मैं बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। लेकिन तब तक राजपूत सरदार ये समझ चुके थे कि अब बाबर को पराजित किया जाना संभव नहीं है। तो उन्होंने कालपी उत्तर प्रदेश में मेवाड़ महाराणा सांगा को जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा का देहांत हो गया। महाराणा सांगा के देहांत के बाद उनका शव जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया और यहां पर राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। मांडल भीलवाड़ा में महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी जो है वो अब तक बनी हुई है। ठीक है,
अब महाराणा सांगा की पराजय के प्रमुख कारण क्या थे? देखो, महाराणा सांगा की पराजय के कई सारे कारण रहे, उनमें से कुछ प्रमुख कारणों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, बाबर जो है वो बेहतरीन सेनापति था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेवाड़ महाराणा सांगा भी बेहतरीन सेनापति थे, लेकिन बाबर जो है वो नवीन युद्ध पद्धतियां अपने साथ लेके आया था। दूसरी चीज, बाबर ने युद्ध में किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तीसरी चीज, मेवाड़ महाराणा सांगा ने बयाना से खानवा तक आते आते बहुत देर कर दी, 1 महीने का समय ले लिया और उन्होंने बाबर को दोबारा से सैन्य संगठन करने का अवसर दे दिया। वो अवसर उसे नहीं मिलना था, तो बाबर दोबारा सेना व्यवस्थित कर ही नहीं पाता। खैर, तो एक बाबर का तोपखाना, और बाबर ने युद्ध में किसका प्रयोग किया? बारूद और बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि राजपूताना युद्ध पद्धति जो थी वो तलवारों और तीर कमानों पर आधारित थी, और तलवार और तीर कमान जो है वो तोपों और बारूदों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर याद रखना चाहो तो याद रख लेना, बाबर के जो तोपची थे, बाबर के तोपची जो थे वो कौन कौन थे? एक तो मुस्तफा खां और एक उस्ताद अली, ये बाबर के तोपची हुआ करते थे। ठीक है, अब एक कारण और माना जाता है कि रायसेन के सहलदी तंवर और नागौर के खानजादा ने विश्वासघात कर दिया, उन्होंने पाला बदल लिया था। हालांकि ये कोई मतलब प्रमाणिक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जब पाला बदला था तब तक युद्ध का परिणाम लगभग तय हो चुका था कि युद्ध निश्चित दिशा में है और लगभग राजपूत पराजित हो चुके थे, तो उनके पाला बदलने का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इन दोनों ने गद्दारी की थी, और भारत में गद्दार जो है वो हमेशा से थोक में रहे हैं, कभी कोई कमी नहीं रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम महाराणा सांगा के बारे में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का एक मत देख लेते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें राजस्थान का गिब्बन कहा जाता है, ठीक है, तो उन्होंने राणा सांगा का जो मूल्यांकन लिखा है वो लिखा है कि महाराणा सांगा वीर थे, उदार थे, कृतज्ञ थे, बुद्धिमान थे और न्यायपरायण शासक थे। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना, उसे पीछे वापिस राज्य दे, मालवा के सुल्तान को वापिस राज्य दिया था महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा जैसे ही उदार और वीर पुरुष का कार्य था, वह एक सच्चा क्षत्रिय था। उसके कितने ही शहजादों, राजाओं आदि को अपनी शरण में आने पर अच्छी तरह रखा और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए युद्ध भी किए। तो ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का महाराणा सांगा के बारे में मूल्यांकन है। तो यह तय है कि जो महाराणा सांगा थे वो निसंदेह अद्भुत कमांडर थे, गजब वीर थे वो, और पूरे जीवन भर उन्होंने अद्भुत संघर्ष किया था। दूसरी बात, बाबर से पत्र व्यवहार जहां चीजें प्रमाणिक ही नहीं है, वहां पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद का इस तरह का बेतुका बयान निश्चित रूप से निंदनीय है, वो किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि हम प्रमाणिक तौर पर इस बात का खंडन भी नहीं कर सकते कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है उनसे राणा सांगा का संपर्क रहा या नहीं रहा। तो ये सारी चीजें इतिहास के गर्भ में हैं। आज ना तो महाराणा सांगा समक्ष उपस्थित हो सकते और ना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो पूरी तरह ना तो खंडन संभव है और ना ही पूरी तरीके से सहमत होना संभव है। तो सारे इतिहासकारों के मत मैंने बता दिए हैं। फिर भी इस तरह के जो बेतुके बयान है वो निसंदेह निंदनीय है। महाराणा सांगा जो है वो न केवल राजस्थान गौरव है बल्कि वो भारत गौरव है, और उनके लिए सम्माननीय शब्दों का प्रयोग होना चाहिए हर हाल में। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो राष्ट्र गौरव के खिलाफ जाएगी या उस तरह के बयान दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक खामियाजा उनका भुगतना होगा। या तो इतिहास को समझ के इस तरह के बयान दिए जाए या इस तरह के बेतुके बयान नहीं दिए जाए। कम से कम मैं तो इस बयान के साथ किसी तरह का कोई स्टैंड नहीं करता। तो यहां हमारा आज का सेशन पूरा होता है। इससे आगे की चर्चा जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक जरूर सबमिट करना कि आपको यह विश्लेषण कैसा लगा। ये पीडीएफ जो है वो पिन मैसेज में दीपक सर हिस्ट्री जो हमारा टेलीग्राम लिंक है वो दिया हुआ है, वहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो इससे आगे की चर्चा इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पर नेक्स्ट सेशन में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।